इनके संपर्क हैं आईएसआईएस सीरिया और इराक में, पाकिस्तान की आईएसआई से, अफगानिस्तान की तालिबान से। आप एक उभरती शक्ति के रूप में भारत आ रहा है। पांचवी बड़ी इकोनॉमी जीडीपी टर्म्स में आज के दिन हो गई है। इसके चलते बहुत सारे जो वेस्टर्न देश हैं, खासकर अमेरिका, वहां पे एक तबका है जो कहता है कि भाई भारत के पर काटे जाएं। फिर और F-16 दिए, अब उन F-16 को अपग्रेड कर रहे हैं। किसके खिलाफ F-16 इस्तेमाल किए गए हैं? भारत के खिलाफ। चीन भी फंड दे रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, लेकिन वो अपना राग गवा रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। ये खुलासा मैं आपकी चैनल पे कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए वहाँ पे एक नई मूवमेंट शुरू हुई है, इस्लामोफोबिया। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे पीएफआई बैन के पीछे जो परिप्रेक्ष्य है और नेशनल थ्रेट इससे कितना था। इसके बाद आपने देखा, मैंने आपको पीएफआई बैन हुआ, उसके बाद मैंने आपको कई तमाम लोगों का इंटरव्यू दिखाया और मैंने ये भी आपको बताया कि उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी पीएफआई बैन के ऊपर। आज हमारे साथ जीडी बख्शी सर हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि सर के मन में क्या बातें हैं, पीएफआई को लेकर के क्या बातें हैं, पीएफआई बैन को लेकर के क्या बातें हैं, फिर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के क्या बातें हैं, कितना ये घातक हो सकता था पीएफआई को बैन ना करना। ये सारी तमाम बातें हम लोग जीडी बख्शी सर से करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और सबसे बड़ा थैंक यू बोलूँगी सर कि आपने मुझे आज टाइम दिया इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। देखिए, जहाँ तक पीएफआई का सवाल है, जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी एक स्टैंडर्ड प्लेबुक है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन करें, वो नाम बदली करती है, बैंक अकाउंट्स बदली करती है और अपना काम जारी रखती है। आप लश्कर तोयबा को बैन करते हैं, वो जमातुद्दावा बन जाती है, वो फलाह इंसानियत बन जाती है, बैंक अकाउंट चेंज करती है और अपना मार धाड़ का काम चालू रखती है। जहाँ तक पीएफआई का सवाल है, एक संस्था होती थी सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जो थी, सिमी थी, और वो बड़ी देर से भारतवर्ष में काम कर रही थी एज अ फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने खड़ा किया इंडियन मुजाहिदीन को पाकिस्तान की आईएसआई के आदेशों के अनुसार। और जैसे कि आप जानते हैं कि 10 वर्ष से कुछ ज़्यादा, एक पूरी दशक, ये जो इंडियन मुजाहिदीन से ये अमोनियम नाइट्रेट, लोकली अवेलेबल केमिकल से लो ग्रेड एक्सप्लोजिव बना के, लेकिन खूब सारे बॉम्ब आईडीज़, कभी दिल्ली में, कभी अहमदाबाद में, कभी वाराणसी, कभी बेंगलुरु, कभी कलकत्ता, पूरे देश में एक अराजकता का माहौल करने की कोशिश की, जो कि आईएसआई चाहती थी कि भारत के मुसलमानों के नाम पे हो, कि मतलब कोई एक्सटर्नल हैंड उसमें ना लगे, ताकि दिखाई ना दे, ताकि भारत जो है वो जवाबी कार्रवाई ना कर सके। और जो फॉरेन इंटेलिजेंस और जो यूएन की एजेंसीज़ हैं, वो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इत्यादि, वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस न लगा सके। तो वो चाहते थे कि ये लोग करें और इन लोगों ने बखूबी वो किरदार निभाया। और हमारी भी सिक्योरिटी तंत्र इनके पीछे पड़ा और 1 दशक लगा, लेकिन हमने ख़त्म कर दिया, कमर तोड़ दी इंडियन मुजाहिदीन की, तकरीबन खलास कर दिया सिमी को, इंडियन मुजाहिदीन को। हम क्या देखते हैं, वो मॉर्फ हुए और वो पॉपुलर फ्रंट फॉर पीएफआई बन गए। ठीक है, बैंक अकाउंट चेंज हो गए, कई सारे जो ऑपरेटिव्स हैं सिमी के, वो आज पीएफआई के किरदार निभा रहे हैं वहाँ पे लीडरशिप का। ये जो पीएफआई है, ये कई दर्जों पे, कई लेवल्स पे ऑपरेट कर रहा है। एक लेवल पे तो है प्योर टेररिज्म, और उस प्योर टेररिज्म के चलते इनके संपर्क हैं आईएसआईएस सीरिया और इराक में, इस्लामिक स्टेट से, इस्लामिक स्टेट खुरासान से अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान की आईएसआई से, अफ़गानिस्तान की तालिबान से एक इनकी आर्म है जो कि भारतवर्ष में आतंकवाद फैलाना चाहती है,
ये कभी किसी प्रोफेसर के हाथ काट देते हैं, कभी ये सर तन से जुदा के नारे लगा के लोगों के गले रेत देते हैं भारतवर्ष में, कभी बॉम्ब फोड़ते हैं, कभी हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट करते हैं। और इन्होंने निकाला है एक ब्लूप्रिंट इंडिया 2047, जिसमें कि ये कह रहे हैं कि ये राज करेंगे भारतवर्ष पे, और जो कि क्या कहते हैं, इनका एक कॉन्सेप्ट है गज़वाए हिंद का, कि हम भारतवर्ष के ऊपर कॉन्क्वेस्ट भारत की करेंगे, ठीक है, और तोड़ मरोड़ देंगे भारत के सुरक्षा तंत्र को, ये करेंगे वो करेंगे। ये तो इन्होंने रिटन ब्लूप्रिंट बना रखा है, ठीक है। और जो बिहार में जो पकड़ा गया था, तो ये एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरे लेवल पे ये भारत में कम्युनिटीज़ के बीच वैर वैमनस्य फैलाना चाहते हैं, ये कम्युनल हेट्रेड फैलाना चाहते हैं, कभी हिजाब की ये करते हैं। और अयमन अल जवारी साहब इनको वहाँ से प्रोत्साहन दे रहे थे, ये उसके इशारों पे नाच रहे थे, और हर किस्म की ये चालबाजी करके भारत की कम्युनिटीज़ के अंदर हेट्रेड फैलाना चाहते हैं। और वो फिर इनका एक ओवरग्राउंड नेटवर्क है, वर्कर्स नेटवर्क है, जो कि शराफत के साथ का मुखौटा पहनकर वो सारा इनको सपोर्ट देते हैं, लॉजिस्टिकल, इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह, फिर इंटेलिजेंस नेटवर्क, फिर फाइनेंशियल नेटवर्क। तो बहुत देर से मांग हो रही थी कि इनको बैन करो, बैन करो, बैन करो, लेकिन मैं समझता हूँ सरकार ने बिल्कुल सही किया, देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने बड़ी अच्छी तहकीकात करी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव NIA को लगाया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगाया, लोकल पुलिस टीम्स को लगाया, सेंट्रल एजेंसीज़ को लगाया, और इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए, ऐसे सबूत जो कि कोर्ट में स्टैंड कर सकते हैं। दे विल नॉट बी थ्रोन आउट ऑफ कोर्ट। अगर हम प्रीमेच्योरली जाते, पहले बैन करते, फिर सबूत इकट्ठे पे लग जाते, तो हमारी जो अदालतें हैं केस को उठा के बाहर फेंक देते, इनको लेजिटिमेसी का एक क्लोक मिल जाता, और जिससे कि ये दुनिया भर में गुहार लगाते कि देखो साहब, एक बेचारी संस्था जो कि क्या कहते हैं, एक तबके के हित के लिए काम कर रही है, किस तरह उसको त्रस्त किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। सो देर आए दुरुस्त आए, बड़ा सही टाइम पे एक्शन लिया गया है। हालांकि कई लोगों का सोच थी कि ये एक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सर, आपने प्योर टेररिज्म की बात की कि PFI जो है वो कहीं हद तक प्योर टेररिज्म को मतलब दर्शाता है, एक वैसा संगठन है। लेकिन भारत में कई सारे ऐसे सर लोग सामने आए, कई सारे ऐसे संगठन सामने आए जो PFI के बैन में विरोध बात करते हैं। तो मैं सर आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्या वो भी लोग जो PFI बैन के विरोध में हैं, क्या वो भी नेशनल थ्रेट के लिए बहुत बड़े जिम्मेदार हैं? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो क्लोक प्रोवाइड करते हैं। एक इंटेलेक्चुअल तबका है जो हमारे देश में क्लोक प्रोवाइड करता है। लेकिन मैं उससे आगे बढ़ के बोलना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि आप एक उभरती शक्ति के रूप में भारत आ रहा है। 5वीं बड़ी इकोनॉमी GDP टर्म्स में आज के दिन हो गई है, और इसके चलते बहुत सारे जो वेस्टर्न देश हैं, खासकर अमेरिका, वहाँ पे एक तबका है जो कहता है कि भाई भारत के पर काटे जाएं, इसके पहले कि ये बहुत बड़े हो जाएं, इनकी पाँव काट दिए जाएं। अब समझे? तो वहाँ पे अभी देखिए, हाल में राजीव मल्होत्रा जी जो बड़े आला दर्जे के पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं और बड़ी रिसर्च कर रहे हैं इन्फिनिटी फाउंडेशन के साथ यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने बड़ा अनुसंधान किया। पता चला कि साहब हार्वर्ड एपिसेंटर बन गया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि भारत के खिलाफ जो है एक ना सिर्फ बैड माउथिंग का कैंपेन चला रहा है, कि भारत की बेइज्जती करने का कैंपेन चला रहा है, भारत को गाली गलौज देने का कैंपेन चला रहा है, लेकिन भारत को तोड़ने का अभियान चला रहा है। और वो लोग देखिए, वो एक रेस थ्योरी को लेकर, वो वोकिज्म, आपने सुना होगा, ये शब्दावली में आ गया है एक नई चीज़ कि वोक जो है, मतलब अवोक, अवेक से ये शब्द आता है कि हम जागृत हो गए हैं। ये एक्चुअली शुरू हुआ था कि वहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन्स के ऊपर बेचारों पे जो उनके
खिलाफ जो ऑपरेशन की जा रही थी, जो उनको सताया जा रहा था, त्रास दिया जा रहा था, उसके खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट हुई जो कि बहुत जायज़ थी। वो अमेरिका में अफ्रो अमेरिकन्स के बचाव के लिए वो मूवमेंट खड़ी गई। लेकिन साहब बड़ी चतुराई से वो अफ्रो अमेरिकन्स को इक्वेट किया गया है भारत में दलित से। इन दोनों को बीच में जोड़कर एक नया समन्वय बनाया जा रहा है कि साहब अगर हमारे अफ्रो अमेरिकन त्रस्त हैं तो यहाँ पे जो है वो भारत में दलित त्रस्त हैं, और उनको त्रस्त कौन कर रहे हैं? ब्राह्मण समाज, हाई कास्ट लोग, ठीक है, वो इनको त्रस्त कर रहे हैं। वो वाइट्स हैं, वो इक्वेट किए जा रहे हैं वाइट्स के साथ। और जो हमारे दलित हैं, अफ्रो दलित, उनको अफ्रो दलित बोला जा रहा है कि ये, और जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं ये बेचारे त्रस्त लोग हैं। और त्रस्त करने वाले कौन हैं? अमेरिका में वाइट्स, भारत में ब्राह्मण और हाई कास्ट अपर कास्ट लोग, वो इनको त्रास पे त्रास दिए जा रहे हैं। अरे साहब, और ये बड़े खतरनाक रूप ले रहा है। वो कह रहे हैं साहब कि 30% सिलिकॉन वैली टॉप सीईओज वो सब भारतीय मूल के, और कह रहे हैं वो सब हाई कास्ट हैं, वो ब्राह्मण हैं, वो ये हैं, वो हैं। अरे साहब, वो अपने मेरिट पे वहाँ है कि वहाँ पे रिजर्वेशन पे काम नहीं चल रहा था, वहाँ मेरिट पे काम चल रहा था। तो ये लोग कंपटीशन में उभर के ऊपर आए हैं। नहीं साहब, हमको रिजर्वेशन चाहिए, भारत में तो है ही है, 60-70% तो हम लोग होने चाहिए, इनको हटाओ, ये गोरे हैं, ये फलान है, ये ढिमकान है, ये हमको त्रास दे रहे हैं। अरे साहब, ये नया नाटक है, ये नए किस्म का नाटक है। वो कह रहे हैं नासा में 30% भारतीय हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो बड़े तेज दिमाग के हैं। वो क्यों? हमको ज़्यादा तनख्वाह चाहिए उनसे, बगैर काम किए, बगैर कुछ किए, तो बगैर कंपटीशन में आए, हमको तो 60% रिजर्वेशन नासा में करिए, 60% यहाँ करिए, और 30% टॉप सर्जन डॉक्टर्स भारतीय मूल के हैं, ये भी हाई कास्ट है। क्यों है हाई कास्ट? मतलब एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो है वो की जा रही है। आप प्लीज समझिए इसको, ये यहीं तक सीमित नहीं है। अब वो जो सारी ये इनके खिलाफ केस कर रहे हैं, जो कंपनीज हैं, जो भारतीयों ने वहाँ चलाई हैं, कि आपको साहब जैसे जेंडर सेंसिटाइजेशन होती है, रेस सेंसिटाइजेशन होती है, आपको कास्ट सेंसिटाइजेशन करनी पड़ेगी। और भारतीय मूल के लोग जो अपने आप को दलित कहते हैं वो वहाँ पहुँच गए हैं, और वो जो ये सारा बड़ा अभियान चला रहे हैं। हैरत की बात ये है कि हमारे देश के जो करोड़पति अरबपति हैं, बहुत सारे जो टॉप हमारे कॉरपोरेट हाउसेस हैं, वो भी जो है वो हार्वर्ड में वो फाइनेंशियल उनको ग्रांट्स दे रहे हैं, चेयर्स ऑफ एक्सेलेंस बना रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शायद उन्होंने ड्यू डिलिजेंस नहीं की, ये नहीं देख रहे कि हमारे फंड्स का क्या इस्तेमाल हो रहा है। चीन भी फंड दे रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, लेकिन वो अपना राग गवा रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। हमारे सिर पे चढ़ के हमको तोड़ने के लिए पैसे नहीं दे रहा कि आप तोड़ें। मसलन कि मैं आपको बताऊं कि वो वहाँ पे जो चीन के अंदर जो कि आतंक के कैंप चला रहा है उइगुर मुसलमानों के खिलाफ, वो वहाँ पे पढ़ा रहा है हार्वर्ड में। ठीक है साहब, तो चीन ने तो अच्छी तरह दुम मरोड़ी है इनकी। लेकिन हमारे जो बेचारे अरबपति हैं, उन्होंने जो दिए हैं पैसे, उन्होंने बिल्कुल चेक नहीं किया कि इसका इस्तेमाल क्या हो रहा है। अपने देश को तोड़ने के लिए तो थोड़ी ना पैसे दिए उन्होंने तो कि भारत का नाम उभर के आए इसलिए पैसे दिए, लेकिन उसका इस्तेमाल ये हो रहा है। एक और बड़ी भारी चीज़ वो देखिए, ये खुलासा मैं आपकी चैनल पे कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए वहाँ पे एक नई मूवमेंट शुरू हुई है, इस्लामोफोबिया। हे भगवान, सबसे त्रस्त लोग इस दुनिया में कौन है? बेचारे मुसलमान। अरे साहब ठीक है, मैं कभी आई हैव नथिंग अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी, लेकिन जो टेररिस्ट हैं, जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके खिलाफ तो एक्शन लेना पड़ेगा। अरे भाई 9/11 किसने किया? अब भारत के हिंदू जाति के लोगों ने थोड़ी ना जाके वहाँ पे किया, लेकिन भारत के खिलाफ
गाली गलौज का कैंपेन चल रहा है, मीडिया में चल रहा है कि ये फैसिस्ट हैं, ये हिटलराइट्स हैं, ये त्रास दे रहे हैं बेचारे यहाँ के पिछड़ी वर्ग जातियों को, और जो भारतीय मुसलमान हैं उनको त्रसित किया जा रहा है, उनको रौंदा जा रहा है, और इस्लामोफोबिया और पाकिस्तान के खिलाफ इस्लामोफोबिया कर रहे हैं ये लोग। और जो वहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ अटैक हो रहे हैं, ब्रिमिंघम में क्या हो रहा है, उस पर कुछ कहने को है आपके लिए? वो नहीं है, वह एक ही स्पेसिफिक एजेंडा। बात यह है साहब कि वो देख रहे हैं आप उभर के शक्ति के रूप में आ रहे हैं, आपके पास दूसरी बड़ी आर्मी, चौथी बड़ी एयरफोर्स, पांचवी बड़ी नेवी है, आप स्पेस पावर हैं, आप न्यूक्लियर पावर हैं, तो वो आपके पर काटना चाहते हैं, वो आपके पाँव, दे वांट टू कट योर फीट, कि आप उठ ही ना पाए। आपको उभरने के पहले ही ये सारे इल्ज़ाम लगा के डिफेंसिव पे लगाया जाए कि ये बड़े ही बेकार लोग हैं, भारत की सरकार फैसिस्ट है, भारत की सरकार हिटलराइट है, वो त्रास दे रही है दलितों को। अरे साहब, जितना दलितों के लिए भारत ने किया, हमारे संविधान ने किया, और किसी देश में आपने किया अपने अफ्रीकन अमेरिकन के लिए अभी तक? आप पाठ तो हमें पढ़ा रहे हैं ना। आप अपनी तरफ, अपने गिरबान में तो झांक लीजिए, किस तरह आपने त्रास दिया है। 60-70% जो अमेरिका की जेलों में है वो अफ्रीकन अमेरिकन है बेचारे, उनको पकड़ के गला घोट देते हैं, घुटना डाल के मार डालते हैं, वो कुछ नहीं। ठीक है, अब वो इस वोक मूवमेंट के तहत वो कह रहे हैं वो इसको सही करेंगे, लेकिन वोक मूवमेंट का इस्तेमाल वो जो भारत के साथ इक्वेट कर रहे हैं, अभी ये कहाँ से हुआ साहब? और पैसे हमसे खा के, भारत के पैसे खा के वो भारत को तोड़ने की साजिश, भारत के खिलाफ अभियान चलाने की साजिश, भारत को बदनाम करने की साजिश, मीडिया में, एकेडमिया में, सरकार के तंत्र पे लीगल तौर से हैरस करना, ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ लीगल एक्शन लेना, ये तो एक नया तमाशा है। और फिर कह रहे हैं साहब हमारे दोस्त हैं। अरे दोस्त ऐसे हों तो साहब दुश्मनों की क्या ज़रूरत है? पाकिस्तान में F-16 दिए, फिर और F-16 दिए, अब उन F-16 को अपग्रेड कर रहे हैं। किसके खिलाफ F-16 इस्तेमाल किए गए हैं? भारत के खिलाफ। हर युद्ध में हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए गए हैं। और अभी हाल में जो झड़प हुई थी जिसमें अभिनंदन ने एक जहाज़ F-16 गिराया था, और उसके जहाज़ को मार गिराया, किसने मार गिराया? F-16 जहाज़ ने अमेरिका के AMRAAM मिसाइल को, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को फायर करके। आप हमें साहब पाठ पढ़ा रहे हैं कि ये तो साहब पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ रहा है। खूब लड़ रहा है साहब, है। उसने पाला ओसामा बिन लादेन को, उसने अयमन अल जवारी को पाल के रखा था, अभी अफगानिस्तान भेजा और बता दिया कि यहाँ पे है, ताकि हंट विद द हेयर, रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स, कि दोनों तरफ चतुराई दिखाओ, अमेरिका का बेवकूफ़ बनाओ, पैसे ऐंठो। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि इन लोगों ने अमेरिका का जिस हद तक बेवकूफ़ बनाया है पाकिस्तान ने, शायद ही किसी देश ने बनाया। उसने सब बंद कर दी थी, फाइनेंशियल एड, मिलिट्री एड, सब बंद। अब जो बाइडन साहब आए हैं वो बता रहे हैं कि वो बड़े लिबरल हैं, बड़े उदारवादी हैं, उनको टेररिज्म से कोई अब फर्क नहीं पड़ता। भारत के लोग टेररिज्म से मरे तो मरे, उनका क्या जाता है, उनको अब इस्लामोफोबिया की बड़ी फिक्र पड़ गई। इस्लामोफोबिया कि दुनिया को इस्लाम के, अरे साहब हम इस्लाम को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हम जिहादी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो तोड़ फोड़ कर रही हैं, गले रेत रही हैं, मार रही हैं, काट रही हैं, उनके खिलाफ तो एक्शन लेना पड़ेगा ना साहब। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, चूँकि ये जो हम लोगों का चैनल है वो वोटर समर्पित चैनल है, कि मतलब वोटर से हम लोग पूछते हैं, वोटर्स के बीच में जाते हैं, और ज़्यादातर जो लोग हैं वोटर्स ही इस चैनल को देखते हैं। सर मैं आपसे उन लोगों के लिए मतलब एक निर्देश चाहूँगी, एक मतलब आप लोगों आपसे मैं उन गाइडेंस चाहूँगी कि वो वोट देते टाइम क्या अपने दिमाग में चलाएँ कि जो ऐसे लोग जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, और आपने एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का जो है खुलासा किया है राजधर्म पे, तो क्या कहना चाहेंगे आप मेरे दर्शक? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम जागरूक नहीं हो हमारे देश के खिलाफ जो खतरे हैं, तो हमें एक बारी फिर तोड़ने के प्रयास जो हो रहे हैं वो सफल हो जाएंगे। ठीक है साहब, ठीक है बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, और वो एक अमेरिका जैसी बड़ी ताकत में आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। ये कोई मालदीव्स में साजिश नहीं हो रही
ये कोई हमारे नेबर श्रीलंका में साजिश नहीं, ये अमेरिका में ये साजिश हो रही है कि भारत को किस तरह तोड़ा जाए, बदनाम किया जाए, गाली गलौज की जाए। और गाली गलौज तक सीमित रहे तो फिर भी चलता है साहब, फिर भी सह लेंगे शायद हम, लेकिन साहब ये तो देश के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश है। और इसमें यूज किया जा रहा है भारतीय मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को, भारतीय दलितों को, भारतीय ट्राइबल्स को, इन सब को उकसाया जा रहा है कि भारत के खिलाफ विद्रोह करो, तख्ता पलट करो इस सरकार का, ये फैसिस्ट सरकार है। मोदी सरकार को इस प्रकार की गाली दी जा रही। अरे साहब, मोदी सरकार इलेक्शन जीत के नहीं आई, आपसे ज़्यादा परसेंटेज वोट लेके आई है, और वो प्रजातंत्र के पूरी प्रणाली पे चल रही है। आप किस मुंह से इनको फैसिस्ट कह रहे हैं? और किस बड़ा आपको सहानुभूति है हमारे दलितों और ट्राइबल से? जितना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है, जिस तरह हमने रिजर्वेशन दी है, जिस तरह हमने जो है एफर्मेटिव एक्शन किया है, आपने किया है? आपने किया है? अभी तक तो नहीं किया। अब आप नाटक कर रहे हैं, लेकिन इस नाटक का बहाना फ़ायदा उठा के आप अपने दुश्मनों को भी सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। चीन की तो बड़ी चापलूसी हो रही, क्योंकि उसके पैसे खाते हैं, और चीन अगर पैसे देता है एक एक पाई का हिसाब मांगता है कि साहब आप चीन के खिलाफ बोल के तो देखो, मैं अभी बंद करता हूँ। उनके जो जैकमा शैकमा जो उनके जो बिलियनियर्स पैसे दे रहे हैं, वो पाई पाई का हिसाब ले रहे हैं। हमारे लोग उदारता से दे रहे हैं। भाई सबको चाहिए कि हम हार्वर्ड के बोर्ड पे आएँ, ताकि कल किसी को बेटे बच्चे को डालना है वहाँ, अपने भाई बंधु को डालना है, तो हमारे पास कुछ होल्ड हो। हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी पे बिजनेस नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, टॉप हॉन्चो CEOs वहाँ आते हैं इत्यादि। बहुत अच्छी बात है, इट इज़ सेंसिबल, लेकिन कम से कम देख तो लें कि हमारे पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। सर, अगर ये सवाल मैं पूछूं कि अब का जो भारत है वो किस तरीके से अपने दुश्मनों से लड़ रहा है, देश के अंदर जो बैठे दुश्मन हैं उनसे भी, और जो बॉर्डर्स पे जो दुश्मन हैं उनसे भी किस तरीके से लड़ रहा है, और क्या उनका लड़ने का तरीका बिल्कुल सटीक और बिल्कुल मतलब सही है इस समय का? देखिए साहब, बात ऐसी है कि हमारे को जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का खतरा कभी इस दर्जे का नहीं था जितना आज। चीन आक्रामक तेवर दिखा रहा है, लड़ चुका है लद्दाख में, वहाँ पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, अरुणाचल में और सिक्किम में, भूटान में। वो तो मतलब लगा ही हुआ है, फौजों का जमावड़ा किया हुआ है, और लड़ने के पे उतारू हो गया था पीछे। तो ये तो हमने जवाब दिया तो थोड़े से दांत खट्टे हुए, तो वो ठंड पड़ी है कलेजे में। उधर पाकिस्तान है, जब से पैदा हुआ है ये मुल्क हमें तोड़ने में लगा हुआ है। अभी फिर ये जाके UN में नाटक शुरू कर दिया। हमने सोचा था नवाज शरीफ के बंधु आए हैं तो वो तो हमको बहुत चाहते हैं, बड़ा प्यार करते हैं इत्यादि इत्यादि, तो वो हमारे खिलाफ ऐसी साजिशें करना बंद कर देंगे। लेकिन साहब वो उनका क्या कंट्रोल है? कंट्रोल पाकिस्तान की फ़ौज का है, ISI का है, और वो जो चाहती है वो ये लोग दुम हिला के करेंगे। तो ये लोग भी लगे हुए हैं, रोज़ ड्रोन्स इनके पार करते हैं जम्मू कश्मीर का बॉर्डर, पंजाब का बॉर्डर, हथियार गिराते हैं, एमुनेशन गिराते हैं, एक्सप्लोजिव गिराते हैं, ड्रग्स, पैसे, चरस, गांजा, AK-47 पिस्टल, प्रीफैब्रिकेटेड IDs, हर रोज़ आए दिन इनके ड्रोन्स क्रॉस करके हमारे इलाकों में गिरा रहे हैं, ताकि जो हमने फेंस बनाया है वो नाकारा हो जाए और वो ये सपोर्ट दे पाएँ हथियार का, टेररिस्टों को, टेररिज्म को फिर से जिलाएं जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, भारत के नाक में दम करके रखें। ये पाकिस्तान है। उधर से तुर्की आंखें दिखा रहा है, वो कह रहा है कि साहब जो सीरिया के लोग हैं उनको मैं रिक्रूट करके जम्मू कश्मीर लड़ने भेजूंगा। अरे तेरे बाप की खैरात नहीं साहब, हम तो जो खलीफा थे, हम तो खिलाफत खालीफेट हैं, और हम जहाँ दुनिया में चाहें लात मार सकते हैं जाके। तुम्हारे बाप की खैरात तो है नहीं साहब। लेकिन ये देखो सिर पे चढ़ रहे हैं। उधर अफगानिस्तान है। आज भारत में टेररिज्म कहाँ खड़ा है? अगर नहीं, टेररिज्म को बड़ी चोटें मारी हैं साहब। टेररिज्म को खासतर फर्क पड़ा जबकि आपने उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक करी और बालाकोट में जाके एयर अटैक किया, एयर स्ट्राइक करी। जब हमने आक्रामक कदम उठाए और पाकिस्तान को लगा साहब कि अब युद्ध अगला होगा कदम,
तो वो फिर थोड़ा झक बैठी है। जब पाकिस्तान की झक बैठी तो चीन घबरा गया कि अरे पाकिस्तान पे तो हावी हो रहा है भारत, तो उसने भारत को, पाकिस्तान को बताने के लिए मैं हूँ ना, उसने हमको लद्दाख में छेड़खानी शुरू कर दी, हम पे दबाव डालना शुरू किया, सैनिक दबाव, ताकि हमको फौजें हटा के पाकिस्तान से वहाँ ले जानी पड़े, और हमको ले जानी पड़ी हैं। ठीक है, तो हमारी आंतरिक सुरक्षा का भी खतरा है, बाहर का तो बहुत ज़बरदस्त खतरा है। और हम जो देख रहे हैं यूक्रेन रूस का युद्ध, साहब अगर आप मिलिट्री तैयारी नहीं करेंगे, अगर आप पैसे बचाने की कोशिश करेंगे, आपको बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। भारत की सभ्यता में एक एंटी आर्म्ड फोर्सेस नैरेटिव चला आ रहा है कि हम तो गांधीवादी हैं साहब, हमको नहीं अच्छा लगता खर्चा करना हथियारों पे, फौज पे। ये फौज वाले लड़ते हैं, मरते हैं, फिर तनख्वाह मांगते हैं, पेंशन मांगते हैं साहब, कितना खर्चा हो रहा है। आप पागल हैं क्या? मतलब अगर आपको आज अखर रहा है अपने सिपाहियों को जो कि आपके लिए जान गंवा रहे हैं, उनको कोई ज़्यादा पैसा ना मिल जाए, उनको ज़्यादा पेंशन ना मिल जाए, तो साहब आप देश नहीं रहेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करना चाहूँगी। और जीडी बख्शी सर के पास में आई हूँ तो किताबों का जिक्र ना हो तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमें एक किताब है जो कि जीडी बख्शी सर मुझे आज इसके बारे में बताना चाहते हैं। मैं इस किताब का भी जिक्र आप सबके समक्ष ये दूसरे वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ।